कहाँ तक करवा दिया था? कंप्लीट हो गया था। चलिए, यानी छोटा सा टॉपिक बचा। आज हम बॉयज वाली क्लास से आगे निकल जाएंगे। ओके, ठीक है। तो बस शांति, अभी लेक्चर शुरू होने वाला है, ठीक है? ओके, देखिए, अभी तक हम लोगों ने इन लोगों के आर्थिक यानी इकोनॉमिक और इनके पॉलिटिकल फीचर्स को देख लिया है। आर्थिक और राजनीतिक जो भी इनकी विशेषताएं रही हैं, जो व्यवस्थाएं रही हैं, जो सिस्टम है, उसको हमने पढ़ लिया है। नाउ वी हैव मूव ऑन टू द सोशल एंड रिलीजियस सिस्टम। हम इनके धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में अब बात करेंगे। किसी को इंग्लिश हिंदी का कोई इशू है? आज मुझे बॉयज वाली क्लास में बोला है कि मैं इंग्लिश मीडियम मैंने छोड़ ही दिया है। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है? ठीक है, नॉर्मल चल रहा है, यहाँ तो बाइलिंगुअल है। ओके, चलिए, कोई इशू रहे तो प्लीज आप लोग क्लास में बता दीजिए, ठीक है? हम लोगों ने जब इनके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ा है तो हम लोगों ने, गाइस प्लीज, हम लोगों ने ये देखा है कि जो अब ट्राइब्स है, ठीक है, द सिस्टम, द पॉलिटिकल सिस्टम हैज टर्न्ड फ्रॉम ट्राइबल टू टेरिटोरियल। अथॉरिटी हैज टर्न्ड फ्रॉम ट्राइबल टू टेरिटोरियल। सत्ता कबीलाई से, जनजातीय से पारिदेशिक हो गई है। स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, टैक्सेशन सिस्टम नहीं है, लेकिन टैक्स देना, टैक्स नहीं, बाली या वॉलेंट्री ऑफरिंग यानी अपनी मर्जी से नजराना देना या राजा को भेंट देना, वो एक चलन बन चुका है, ठीक है? इसी चलन के चलते और सभा और समिति, उनकी अहमियत के घटने की वजह से विधाता डिसअपियर हो गया है। सभा और समिति का इंपॉर्टेंस कम हो गया है। राजस्व जो है, जो भेंट मिल रही है राजा को, जो चढ़ावे मिल रहे हैं, जो नजराने मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बाली, ठीक है, वो फ्रीक्वेंट हो गया है, वो चलन में आ गई है चीज। और इसी वजह से जो राजा का पद है वो अनुवांशिक या हेरिडिटरी हो गया है और उसमें ज्येष्ठाधिकार यानी प्रोमिजेनिचर, ठीक है, ये फॉलो किया जा रहा है। ये सब हमने कल किया था। अब इसके साथ हम लोग देखेंगे कि इनकी सोसाइटी में क्या हो रहा है। जब हमने कल, गाइस इनफ नाउ, जब हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल की बात की थी तो हमने ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बात की थी, ठीक? ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कार्य आधारित थी, ठीक है? वर्ण सिस्टम इन ऋग्वैदिक पीरियड वाज वर्क बेस्ड, बट इन लेटर वैदिक फेज, प्लीज कीप राइटिंग, आई वोंट गोइंग टू गिव नोट्स अगेन, मैं दोबारा नोट नहीं दूंगी। In late Rigvedic society, Varna system was based on work, but in later Vedic society, ठीक है, later Vedic समाज में जो वर्ण व्यवस्था है वो बर्थ बेस हो गई है, जन्म आधारित हो गई है, ठीक है? जो आपका ऋग्वैदिक काल था उसमें वर्ण व्यवस्था कार्य आधारित थी। वर्णा सिस्टम वाज वर्क बेस्ड, बट लेकिन आपके उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई, ठीक है, बर्थ बेस हो गई। दूसरी चीज हम लोगों ने ये देखी थी कि जहां, देखिए आप लोग जानते हैं ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, मैंने एक्सप्लेन किया था क्यों आई थी, उसके रीजन थे। एक तो ये लोग जिन भी नई जगहों पे जा रहे थे, दास और दस्यु, इनकी कुछ गैर आर्य प्रैक्टिसेस थी, उन्हें अपनी सोसाइटी का इन्हें हिस्सा बनाना था, ठीक है? तो इन्होंने एज अ शूद्र उनको एडमिट कर लिया। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश इतिहासकार, ब्रिटिश हिस्टोरियंस का उसको लेकर क्या व्यू है। वर्ण का एक्चुअली मतलब कलर होता है,
ठीक है, और इन्होंने बोला कि इन्होंने रंग के हिसाब से वर्ण तय कर दिए, ओके, बट ऐसा नहीं था। ऐसा मतलब था भी तो बहुत बड़े पैमाने पे नहीं था। चक्कर सिर्फ इतना था कि जो आर्य थे, ठीक है, जनरली दे वर फेयर इन कलर, उनका वर्ण जो है वो थोड़ा गोरा हुआ करता था और गैर आर्यों का श्याम हुआ करता था। लेकिन रंग जो है वो मेजर फैक्टर नहीं था इवन इन ऋग्वैदिक पीरियड, ओके, वर्क वाज द मेजर फैक्टर, ठीक है। ये क्योंकि मैंने आपको बताया था ऋग्वैदिक काल में जो शासक करता है उसको क्षत्रिय बोल दिया, दोज हु रूल दे वर कॉल्ड क्षत्रिय, दोज हु प्रे, जो उपदेश दे रहा है, जो शिक्षा दे रहा है उसको ब्राह्मण बोल दिया, जो कर दे रहा है उसे वैश्य, वैश्य बना विश्य, ठीक है। और जो इन तीनों में सेटल नहीं हो पाए यानी कि नॉन आर्यन से जो दास सदस्य थे उनको उन्होंने शूद्र बोला था। यहां तक आते आते वो बोलने लगे कि इनसे जो पैदा हो रहे हैं वो भी यही वर्णों के होंगे, ठीक है, तो बर्थ बेस्ड हो गया। अब जो तीनों वर्ण थे, ठीक है, इनको द्विजा बोला जाता था, ठीक है, इन तीनों वर्णों को द्विजा बोला जाता था। द्विज, हिंदी में द्विज, इंग्लिश में DIVAJA, द्विजा काइंड ऑफ, इट विल साउंड एज द्विजा बट इट्स द्विज इन हिंदी। द्विज का मतलब होता है जिसका 2 बार जन्म हुआ हो, ट्वाइस बॉर्न, ठीक है, द्विज का मतलब है ट्वाइस बॉर्न। अब जो शुरू के 3 वर्ण हैं उनकी क्या सामान्य विशेषताएं हैं जो उस काल में भी थी, ठीक है। उपनयन संस्कार, उपनयन रिचुअल, दैट इज द रिचुअल ऑफ वेयरिंग सैक्रेड थ्रेड, पवित्र धागा या जनेऊ, उसको वो धारण कर सकते थे और गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते थे, ठीक है, जो द्विज हैं। लेकिन शूद्रों और स्त्रियों इन दोनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया था, ओके। शूद्रा एंड वुमेन वर नॉट अलाउड। शूद्र और महिलाओं को उपनयन संस्कार की जो है वो नहीं कर सकती थी। महिलाएं, पूरी महिलाएं। अभी भी आप एक बात बताइए ना, जनेऊ जो है वो ब्राह्मण मेल ही तो पहन सकता है। आज की सोसाइटी में जनेऊ ज्यादातर ब्राह्मण ही धारण करते हैं, तो जनेऊ सिर्फ मेल ही तो डालते हैं, फीमेल, हाँ, यही मैं कह रही हूँ कि फीमेल को उस टाइम में नहीं डालते। गायत्री मंत्र अब तो कोई भी बोल सकता, गायत्री मंत्र और जनेऊ दोनों वुमेन और शूद्र नहीं करते थे, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस टाइम पे हमें कुछ अंश ऐसे मिल रहे हैं कि जो क्षत्रिय हैं शायद कहीं ना कहीं उन्हें ब्राह्मणों की डोमिनेशन या ब्राह्मणों की प्रभुसत्ता से थोड़ी दिक्कत होनी शुरू हो गई है, ठीक है। और इस दिक्कत के पूरे मतलब वो कहते हैं ना जो रिजल्ट है वो हमें गौतम बुद्ध और जैनिज्म, जब हम महाजनपद काल पढ़ेंगे उसमें हमें मिलेंगे। दिक्कत होनी शुरू हो गई है। हम कैसे कह सकते हैं ऐसा? आत्रेय ब्राह्मण, ठीक है, इन आत्रेय ब्राह्मण हम लोगों को एक मतलब कुछ रिटन मटेरियल, कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलता है जिसमें ऐसा बताया जाता है कि राजा जो है अपनी मर्जी से राजा ब्राह्मण को भेंट देता है और अपनी मर्जी से वो ब्राह्मण को हटा भी सकता है, ठीक है। जो मतलब अपने लिए वो प्रीस्ट को अपॉइंट कर रहा है, जिस ब्राह्मण को वो एज अ प्रीस्ट, एज अ पुरोहित अपॉइंट कर रहा है, राजा उसे गिफ्ट्स देगा, उसे दक्षिणा देगा, दान देगा, लेकिन अपनी मर्जी से उसे हटा भी सकता है। तो यानी कि आत्रेय ब्राह्मण में राजा का या क्षत्रिय का दर्जा ब्राह्मण से ऊपर बताया गया, लेकिन अदरवाइज क्षत्रिय अपना दर्जा जो है वो ब्राह्मणों से ऊपर बताते थे। और ये हम कैसे कह सकते हैं? पुरुष सूक्त मंत्र, ठीक है, ऋग्वेद का 10वां मंडल है और ऋग्वेद का ये मंडल जो है ये बाद में ऋग्वेद में ऐड हुआ है, ठीक है। उसमें जब जिस आदि मानव, आद्य ब्रह्मा, ठीक है, आदि पुरुष की बलि की बात कही है। आप सबने सुना है पुरुष सूक्त मंत्र के बारे में? अच्छा, ठीक है, ये इससे टॉपिक से थोड़ा अलग है, लेकिन आप लोग समझिए इसको ना कि इसकी, क्योंकि इसके कालखंड की पुरुष सूक्त की मेरे ख्याल से उत्तर वैदिक के लास्ट में ये चीज लिखी गई है
लेकिन पुरुषुक्त मंत्र जो है ये आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिया गया है। पुरुषुक्त मंत्र की परिसंकल्पना या पुरुषुक्त मंत्र क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि आद्य पुरुष या आदि पुरुष या प्रोटो ब्रह्मा, ठीक है, उनकी बलि दी गई, उनका सेक्रीफाइस किया गया और उनके सर से ब्रह्मा जी बने, ठीक है, उनके सर से ब्राह्मण बने, उनके बाजुओं से क्षत्रिय बने, उनके थाईस या जंगाओं से वैश्य बने और उनके पैरों से शूद्र बने, ठीक है। ये आपके पुरुषोक्त मंत्र में दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, देखिए, हालांकि वर्ण डिस्टिंक्शन या जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म आधारित हो गई है, लेकिन अभी भी स्टिल चीजें हाथ से बाहर नहीं निकली थी, ठीक है। कार्य आधारित जो व्यवस्था थी उससे अब जन्म आधारित हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि शूद्रों पे अभी भी बहुत ज्यादा कुछ, मतलब कोई समाज में लचीलापन खत्म हो गया है, थोड़ा लचीलापन अब भी था, ठीक है। ये वाली भी एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है परिवार या फैमिली सिस्टम या परिवार व्यवस्था। सोशल मोबिलाइजेशन इन द सेंस कि जैसे जो शिल्पकार हैं, ठीक है, क्राफ्ट का काम करने वाले, उनको क्या बोलते हैं, कुछ शिल्पकारों को तो ये बोला जाता था कि वो शूद्र हैं, कुछ शिल्पकारों, लेकिन कुछ जैसे कि जो रथ बनाते थे, शैरियट मेकर्स थे, उनको जनेऊ धारण करने का अधिकार था। वैसे बोला जाता था जो शूद्रों के बारे में, मतलब इस वक्त पे वर्ण व्यवस्था में लिखा गया है ना, कुछ चीजें लिखी गई हैं, एग्जैक्टली कहाँ लिखा गया है मैं कल बता दूंगी, लेकिन लिखा ऐसा गया था, एंड दिस इज गिवन इन योर बुक्स ऑल्सो, कि उस टाइम पे जो पूरे वर्ण व्यवस्था की संकल्पना दी गई कि जो राज कर रहा है वो राजा है, ठीक है, जो सिर्फ पे कर रहा है, टैक्स दे रहा है, वो वैश्य है। और शूद्रों के बारे में लिखा था कि जो इन तीनों को सेवा करता है और जिसको अपनी उसको काम ही जिसका पिटना है वो शूद्र है, ठीक है। वैश्य के बारे में इसका काम टैक्स देना है और इसे अपनी मर्जी से पीला जा सकता है, लेकिन शूद्र को सबसे ज्यादा डेरिगेटरी रिमार्क किया गया, ठीक है। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि जितना डेरिगेटरी कुछ, मतलब एक तरीके से जितना जो सिचुएशन रिटन फॉर्म में दिखाई देती है, एक्चुअल फॉर्म में इतनी बुरी हालत नहीं थी, ठीक है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी। अभी भी जब भी राजा का इनकारनेशन होता था या कोई बड़ा सार्वजनिक कुछ चीजें हुआ करती थी, तो शूद्र जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है, वो आ जा सकते थे। छुआछूत वाली चीज अभी नहीं हुई है, ठीक है, अनटचेबिलिटी नहीं है। हाँ, एक तरीके से अनइक्वालिटी उनके साथ, एक तरीके से उनकी दास्ता होना, यानी शूद्रों को थोड़ा छोटा बनाने की जो प्रक्रिया होना, वो समाज में शुरू जरूर हुई है, ठीक है। लेकिन जैसा कि आगे चलकर हमें और धर्म शास्त्रों में, मनुस्मृति में चंडाल के बारे में मिलता है, अनटचेबिलिटी के साक्ष्य मिलते, ऐसा इस वक्त पे दिखाई नहीं दे रहा है, एटलीस्ट अभी तक। क्लियर? चलिए, फैमिली सिस्टम के बारे में हम देखें तो जो फादर के राइट्स हैं अब वो बहुत इंक्रीज हो गए, पिता के अधिकारों में बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है। और पितृ पूजा, ठीक है, मेल एंसेस्टर की वर्शिप, पितृ पूजा वो शुरू हुई है। और आप लोग प्रोमिजेनिचर के बारे में तो जानते ही हैं कि राज परिवारों में जो राजा के परिवार है उसमें ज्येष्ठ पुत्र को अधिकार मिलने लगे, और इस टाइम पे पिता का जो दर्जा है वो सबसे ऊपर समाज में, मतलब एक परिवार में बताया गया है। इसके अलावा वुमेन की जो स्थिति है वो पहले से थोड़ी खराब हो गई है। उन्हें राजनीतिक गतिविधियों से अलग कर दिया गया है क्योंकि विधाता डिसअपियर हो गई है, और दूसरी वो सभा में बैठती थी, उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई, तो अब उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने की, भाग लेने से मनाही कर दी गई है, ठीक है। इस समय पे हमें बाल विवाह के भी अंश देखने को मिल रहे हैं। चाइल्ड मैरिज ऋग्वैदिक काल में नहीं थी, विडो रीमैरिज जो ऋग्वैदिक काल में थी, अब विधवा पुनर्विवाह पे कहीं ना कहीं बंद हो गया है, ठीक है, विडो रीमैरिज बंद हो गई है। इसके अलावा अब जो समाज में एक और व्यवस्था आई है वो है गोत्र व्यवस्था।
देखिए आप इसे ना ऐसे समझिए, पहले जैसे एक फॉरेन एग्जाम्पल, कुरु और पांचाल पहले क्या थे? कबीले थे, नॉर्मल जन थे। कुरु एक जन थे, पांचाल जन थे, ठीक है, सिर्फ कबीले होते थे। कबीले क्या एक परिवार से मिलके बनते थे, उनके सारे सदस्य जो भी हैं वो पूरा एक इकाई, दूर के रिश्तेदार, इसके रिश्तेदार, उसके रिश्तेदार, सब मिलके एक परिवार, वो परिवार मिलके एक जन, ठीक है। विश्व बने, विश्व से जन बना और जन का राजा राजन। समझ में आया? इस टाइम पे क्या हुआ? टेरिटोरियल किंगडम्स, क्षेत्र, पारिदेशिक सत्ता आई। तो मान लीजिए एक एरिया है, उस एरिया में 4 ट्राइब रहते हैं, कुरु रहते हैं और 3 और है। तो जो ट्राइब डोमिनेटिंग है, यानी जिसका राज्य है, जो चीफ है, जो प्रधान है, वो कुरु कबीले से है, तो उसने उस एरिया का नाम अब कुरु रख दिया। लेकिन उस एरिया में सिर्फ कुरु कबीला नहीं है, उसके अलावा भी कबीले हैं। ये फर्क है जनजातीय से पारिदेशिक होने में। और जब ये चीज आती है, ठीक है, जो जो वो कबीले हैं वो किनशिप बेस्ड है, जन्मा मूलक है। लेकिन अब गोत्र व्यवस्था, यानी कि एक ही व्यक्ति जो है उससे किन्होंने जन्म लिया है, उस हिसाब से बाइफर्केशन होना वो शुरू हो गया है, ठीक है। गोत्र का मतलब होता है गोष्ठ। गोष्ठ यानी कि काउ पेन, जहां पे गाय को बांधा जाता है, जिस जगह पे, देसी भाषा में जिसको घेर बोलते हैं, घेर बोलते हैं, ठीक है, घेर बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने घेर नहीं सुना? सब बनती तो है, पर ये एग्जाम्पल था। गोष्ठ से घेर आपको पेपर में ज्यादा याद आ जाएगा, इसलिए घेर बोल दिया मैंने। वो फेमिलियर है ना ये वर्ड, गोष्ठ से ज्यादा घेर फेमिलियर है। गोष्ठ याद रख लीजिए, गोष्ठ काउ पेन, ठीक है, जाए जहाँ पे गाय बनती है उस जगह को गोष्ठ बोलते हैं, उससे गोत्र निकला। अब देखो सीधी सी बात है ना, एक परिवार की गाय एक जगह ही बनेगी, है ना, ये लिखने वाली चीज नहीं है, याद रखने के लिए है। ओके, एक परिवार की गाय एक जगह बनेगी, तो जिनकी गाय एक जगह बनती थी ऐसा मानते थे वो एक परिवार के लोग हैं, एक ही पुरुष की या एक ही मतलब व्यक्ति से उनकी उत्पत्ति हुई है, बॉर्न है वो, तो उन्हें एक गोत्र का कहा गया। और गोत्र में एक्सोगेमी, ठीक है, गोत्र के बाहर विवाह, ये वाली प्रथा, ये वाला सिस्टम जो है गोत्र एक्सोगेमी का शुरू हुआ। ओके, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? चलिए, अगला आश्रम व्यवस्था, ठीक है, आश्रम सिस्टम। सी ऋग्वैदिक काल में भी आश्रम व्यवस्था के जो है अंश मिलते हैं, लेकिन आश्रम व्यवस्था सुनियोजित ढंग से फॉर्मली एस्टेब्लिश जो है वो इस टाइम पीरियड में हुई, ठीक है। वी हैव सीन ट्रेसेस ऑफ आश्रम सिस्टम इवन इन द ऋग्वैदिक पीरियड, बट the ashram system have formally established during this era. हिंदी में तो बोल ही दिया, ठीक है। तो आश्रम 4 तरीके के थे। There were 4 types of ashram. पहला है ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य और स्टूडेंट, ठीक है, ये इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वाले सिंपल ये और इंग्लिश वाले ये, और साथ में इनका जो इंग्लिश मीनिंग है वो दोनों लिखेंगे, ब्रह्मचार्य ही लिखेंगे, ठीक है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और हाउस होल्डर, वानप्रस्थ और हर्मिट। बातें क्यों हो रही हैं? वानप्रस्थ और हर्मिट, सन्यासिन और एसिस्टिक, ASCETIC, एसिस्टिक,
देखिए जो शुरू के ये 3 व्यवस्थाएं हैं ये आज भी है हमारे समाज में, ब्राह्मण, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ठीक है। ये तीनों बहुत फर्मली स्टेब्लिश थी ड्यूरिंग लेटर वैदिक टाइम। इन चारों में से भी शुरू की 3 जो है वो बहुत फर्मली स्टेब्लिश थी, लेकिन जो 4th है यानी कि संन्यास धारण करने वाली, ठीक है, वो इतनी पॉपुलर या इतनी कॉमन नहीं थी। इट वॉज नॉट वेरी वेल स्टेब्लिश्ड एंड इट वॉज नॉट ऑल्सो वेरी कॉमन। जनरली लोग जो हैं वो अपना गृहस्थ और फिर हो सकता है रिटायरमेंट के बाद 1 साल जंगलों में एज एन हर्मिट थोड़ा बहुत ध्यान पूजा पाठ उसके लिए चले जाते थे। जनरली गृहस्थ जीवन ही ज्यादातर लोग जिया करते थे। क्लियर? हर्मिट तो पूजा पाठ के लिए, सन्यास का मतलब तो है कि पूरा परिवार, पूरा संसार, सब कुछ त्याग देना। वो तो है आप मेडिटेशन के लिए, आप प्रेयर के लिए जंगलों में जाने, लाइक हर्मिट वो बताने के लिए था। वानप्रस्थ आप अपना घर छोड़ के मतलब परमानेंटली पूरी दुनिया सब कुछ अपना त्याग के, आप सब कुछ त्याग करके आप जाते हो किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से, जिसमें मतलब जनरली रीजन होता है अपनी आत्मा या ईश्वर से आपको कुछ मतलब ये रिलीजियस रीजन्स की वजह से ना, स्पिरिचुअल रीजन्स की वजह से, वो होता है संन्यास लेना। आप अपने हर रिश्ते को छोड़ के चले जाते हो आप सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए। और हर्मिट इन द सेंस कि आप कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन करते हो, पूजा पाठ करते हो, ठीक है, आफ्टर योर गृहस्थ लाइफ, ठीक है। ऐसा कहा जाता है, मुझे थोड़ा याद आ रहा है बट थोड़ा हल्का याद आ रहा है कि कुछ इस तरीके का जो है चीजें कही गई थी कि गृहस्थ जीवन के बाद जो है 1 साल के लिए जो दंपत्ति है उन्हें जंगल में जाके पूजा करनी चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का, तो ये दोनों में ये फर्क है, समझ रहे हो। एक आपने अपने सोशल रिलेशंस को नहीं तोड़ा है बट स्टिल आप भगवान का ध्यान करने जा रहे हो, ओके। हाँ है, बिल्कुल है, मैं यही तो कहा। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि शुरू के जो 3 आश्रम हैं वो अच्छे से स्टेब्लिश थे, ठीक है, और ज्यादा फॉलो होते थे। लेकिन जो ये है सन्यास वाला है, ठीक है, जो लास्ट है, इसको सब लोग जो है फॉलो नहीं करते थे। दिस वाज नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है, ठीक है। इट वाज नेवर अ कॉमन प्रैक्टिस इन द सोसाइटी। सोशल सिस्टम में कॉमन प्रैक्टिस कभी नहीं थी, कभी ऐसा नहीं होता था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है धार्मिक व्यवस्था, और ये आपका लास्ट पॉइंट है, फिर हम लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म शुरू करेंगे। धार्मिक व्यवस्था, रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तुम बातें क्यों कर रहे हो? इसमें आपको सिर्फ कुछ चीजें याद रखनी है। एक तो जो ऋग्वैदिक काल के मुख्य देवता थे, इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण, ये मुख्य देवता थे। अब ये देवता जो है ये थोड़े पीछे चले गए हैं। ये नहीं कह रही हूँ कि इन्हें कोई पूज नहीं रहा है यार, लेकिन अब ये जो है प्रमुख नहीं रहे हैं। दे आर नो मोर द मेन डाइटीज राइट नाउ। अब इनकी जगह कुछ नए देवता आ गए, ठीक है। Some new deities have come in forefront. कुछ नए देवता आ गए, जैसे कि प्रजापति क्रिएटर यानी कि सृजन करने वाला प्रजापति। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में जिन देवताओं या जिन देवों को थोड़ा गौण माना जा रहा था, मतलब वो थे लेकिन थोड़े गौण थे, यानी कि थोड़े माइनर डाइटीज जिन्हें माना जा रहा था, वो अब फोरफ्रंट पे आ गए हैं, जैसे कि विष्णु और रुद्र। दूसरा, अब ये जो लोग हैं ये इन्होंने वस्तुओं को भगवान के प्रतीक के रूप में पूजना शुरू कर दिया है। मीन्स मतलब एक किसी डाइटी के सिंबल के रूप में चीजों को पूजना शुरू कर दिया है। हालांकि भगवानों की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनना और ये सब नहीं, ठीक है, लेकिन चीजों को एज अ सिंबल ऑफ गॉड
भगवान के प्रतीक के रूप में, ईश्वर के प्रतीक के रूप में पूजना शुरू कर दिया है, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जो आइडोलेट्री है, ठीक है, जो मूर्ति पूजा है, उसके थोड़े से अंश, ठीक है, मूर्ति पूजा के आरंभ के अंश या उसके आरंभ का आभास, ठीक है, अपीयरेंस हमें पता चलता है। हालांकि मूर्तियां बनाकर मूर्ति पूजने वाली चीज नहीं हुई थी, क्योंकि सबसे पहले जिसकी मूर्ति बनी थी और जिनकी पूजा हुई थी वो गौतम बुद्ध थे, ठीक है। तो ये वो वाला टाइम नहीं है, कोई मूर्तियां नहीं, लेकिन जैसे मान लीजिए कमल को पवित्र मान लिया, ठीक है, किसी और चीज को पवित्र मान लिया, किसी स्टोन को पवित्र मान लिया, इस तरीके से। ओके, मतलब बस आप ये समझ लीजिए कि कुछ चीजों को भगवान का प्रतीक मान लिया गया, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो उसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे। दूसरा, जो गाइस बातें क्यों हो रही है, अब जो मैं बता रही हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। प्रार्थना करने के जो कारण है, ठीक है, द रीजन फॉर वर्शिपिंग, वो अभी भी वही है जो ऋग्वैदिक काल में थे। द रीजन of worshipping was same as that in the Rigvedic period, but the mode of worshipping has changed tremendously. Reason of worshipping, प्रार्थना करने के कारण आज भी वही हैं, लेकिन प्रार्थना करने के तरीके में बदलाव आ गया है। ओके, अब क्या चेंज आया है? पहले लोग जो हैं उन्हें ईश्वर से कुछ मांगना होता था, तो वो लोग ज्यादा जो फोकस है वो पूजा करने, प्रार्थना करने में, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने में उस पे दिया करते थे, ठीक है। पहले प्रार्थना करना, सिर्फ प्रेयर करना, दैट वाज द मेन मोड ऑफ वर्शिपिंग। लेकिन अब मेन मोड ऑफ वर्शिपिंग क्या हो गया है? सेक्रीफाइसेस, यानी कि यज्ञ करना। ओके, यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान या कर्मकांड, वो मेन मोड ऑफ वर्शिपिंग हो गया है। एक्सक्यूज मी, लाइव नहीं चल रहा। आज नेट प्रॉब्लम कर रहा है। पहली वाली नहीं, कल थी। कल पता नहीं, शायद मेरी उस पे अपडेट नहीं थी, वो जो मेघरा सर का नंबर है ना, शायद उस पे नहीं थी। मतलब पता नहीं, मैं एंड्रॉइड फ़ोन रखती नहीं, पर मुझे ध्यान है। अच्छा नहीं, कल नहीं, परसों अपडेट नहीं थी। सर से बोलना पड़ेगा। नेट प्रॉब्लम है, रिकॉर्ड तो हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है? चलो ठीक है, देखते हैं। शायद नेट का कुछ इशू चल रहा है, लाइव नहीं जा रहा, पर कोई ना, रिकॉर्ड हो रहा है, फिर हो जाएगा, क्या करें। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया अब यज्ञ इंपॉर्टेंट हो गए हैं। यज्ञ जो है वो दो तरीके से करे जा रहे थे, टू टाइप्स ऑफ सेक्रीफाइसेस, दो तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं या दो लेवल पे परफॉर्म हो रहे हैं। वन इज पब्लिक, दैट इज सार्वजनिक, और दूसरे डोमेस्टिक, यानी कि निजी। जो सार्वजनिक यज्ञ है या जो पब्लिक सेक्रीफाइसेस हैं, वो राजा, जनरली मोस्टली राजा और उसके जो कम्युनिटी के लोग हैं वो मिलके किया करते थे। और इसमें जो पुरोहितों को बहुत बड़े पैमाने पे दान दक्षिणा दी जा करती थी, ठीक है। जैसे कि आपका राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये वाले यज्ञ। जो निजी यज्ञ है उसमें उसे जनरली, सामान्यतः अपने घरों में किया जाता था। The domestic sacrifices have been performed in the home, और इसमें जो प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो इसमें सहभागिता ले रहा है, यज्ञ में बैठ रहा है, वो आहुति दिया करता था। यज्ञ के अंदर आहुति दिया करता था, कुछ भेंट दिया करता था, ठीक है। जो आपके पब्लिक सेक्रीफाइसेस हैं, सार्वजनिक यज्ञ हैं, उनमें खासकर, ठीक है, कैटल स्लॉटरिंग या पशु बलि, इसका प्रचलन काफी ज्यादा था। होती तो थी निजी वालों में भी, पर सार्वजनिक यज्ञों में काफी
बड़े पैमाने पर जो है कैटल स्लॉटरिंग की जाती थी, मतलब आहुति के रूप में पशु बलि दी जाती थी। ठीक है, जहां पहले सिंपल प्रेयर करना माना जाता था कि इसी तरीके से आप ईश्वर की पूजा करोगे, अब जो फोकस है वो राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ सैक्रिफिशियल फॉर्मूला, यानी मंत्रों के सही उच्चारण, यज्ञ में बोले जाने वाले मंत्रों के सही उच्चारण पर अब फोकस हो गया था। क्लियर है? हाँ, तो क्या बोलते हैं, यज्ञ में नहीं थी, यज्ञ में नहीं थी। ठीक है, निजी में परिवार के लोग ही आहुति दिया करते थे। वो डिपेंड करता है कौन करवा रहा है। शूद्रों को तो इन्होंने अपने समाज का हिस्सा समझा नहीं था ना, शूद्रों को बस उन्होंने ऐड किया था सेवा कराने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें है, यज्ञ जो है वो ब्राह्मणों का एक अधिकार उन पर हो गया था, क्योंकि शब्दों के सही उच्चारण पर या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे जोर दिया गया था। दैट्स ऑल फॉर योर टॉपिक। अगला टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है, इसकी तो फिर कुछ और नहीं। अच्छा, फिर वो चलो वैसे ही बता दे रही, 2 मिनट का ही काम है। इससे पहले किसकी क्लास थी आप लोगों को? पॉलिटी की कौन दे रहा है? अच्छा, नीरज। ब्रेक ओवर, नया टॉपिक शुरू करें। चलिए देखिए, अब जिस कालखंड की, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अपने क्लासमेट्स को भी आप लोग बोल दीजिएगा, जो अब आप लोगों का टॉपिक शुरू होने वाला है, दिस विल गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखिए, सिंधु घाटी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल और थोड़ा बहुत संगम का। ठीक है, ये टॉपिक एक तरफ है और बाकी पूरी एंशिएंट एक तरफ है। जब आप पुराने पेपर्स को एनालाइज करेंगे, सबसे ज्यादा इनसे क्वेश्चन पूछे गए। और दूसरी बात, जो मैं आपको जैनिज्म बुद्धिज्म पे अब पढ़ाने वाली हूँ या चीजें देने वाली हूँ, वो मटेरियल आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज आप लोग जो हैं अपने फ्रेंड्स को भी जरूर कहिएगा, आगे आने वाली 2-3 क्लासेस थोड़ा रेगुलरली अटेंड करें, एटलीस्ट हिस्ट्री की क्लास ना मिस करें। ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं पहले से बता रही हूँ। अदरवाइज कोई टॉपिक मिस हो जाता है कोई बात नहीं, पर आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट इस टॉपिक को मिस ना करें। इसमें जो कंटेंट है वो रेडीमेड नहीं है। ठीक है, वो कुछ चीजें हैं जिनसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है और वो डायरेक्टली हमारी एनसीईआरटीज में नहीं दिया हुआ। ठीक है, जैसे बोधिसत्व के बारे में है। ठीक है, इनके जो बौद्ध और जैन संघ है, ठीक है, इन संघ के भी कुछ सब सेक्ट्स हैं। हम ज्यादातर क्या पढ़ते हैं, हीनयान महायान पढ़ते हैं। ठीक है, श्वेतांबर दिगंबर पढ़ते हैं, लेकिन आप जानते हैं श्वेतांबर और दिगंबर के भी कुछ उपसंघ हैं। ठीक है, हमें डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना है, ये हमारे डिटेल में नहीं है, लेकिन हमें एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्ट किससे जुड़ा है। हर सेक्ट की फिलॉसफी हम बिल्कुल नहीं करेंगे, अदरवाइज 2 महीने में भी नहीं होगा टॉपिक। ठीक है, हम लोग सिर्फ नाम करेंगे, लेकिन नाम का एक हमारे पास एक कलेक्शन, हमारे पास कुछ होना चाहिए।
ठीक है, ताकि जब पेपर में प्रीलिम्स में ही आते हैं इससे जो आपका बाकी क्या बोलते हैं आर्ट एंड कल्चर वाला जो मेंस है उससे इन टॉपिक्स का ज्यादा वास्ता नहीं है एंशिएंट वालों का, वो कल्चर में डील करने के लिए। तो उस कंटेक्स्ट में आप लोगों को जैसे इस तरीके के किसी भी एक संगमिका, स्वतंत्रिका ऐसे नाम दे देते हैं और ये कि ये इस धर्म से रिलेटेड था, कुछ ऐसे करके स्टेटमेंट आ जाती है। ठीक है, आपकी आई भी है 2017 यूपीएससी प्रीलिम्स में, 2018 यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब जनरली जब भी एंशिएंट के क्वेश्चंस डालने होते हैं एग्जामिनर को, तो वो एक या दो क्वेश्चंस इस टॉपिक में से डाल देता है। इसमें से भी उसके जो फेवरेट टॉपिक है वो बोधिसत्व है और उसके अलावा इनके ये सबसेक्ट्स है। ठीक है, इनके सेक्ट्स या इनके स्कूल ऑफ थॉट्स जो विचार या जो संघ है वो इससे रिलेटेड है, तो हम लोग वो देखेंगे। तो आमतौर पे जो आप चीजें ये पढ़ते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, इनके लाइफ की माता कौन थी, वो क्या थी, वो यूपीएससी के कंटेक्स्ट में हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बुद्धिज्म और जैनिज्म के सिद्धांत। ठीक है, इनके डॉक्ट्राइन्स क्या थे, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस में भी हो सकता है मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोग खुद पढ़ के आइएगा। ठीक है, हमारे लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है इनके स्कूल ऑफ थॉट्स, इनके विचार, ठीक है, इनके संघ और इनके सिद्धांत, डॉक्ट्राइन्स, वो हम लोग अच्छे से करेंगे। ठीक, चलिए देखिए, जो ये टाइम पीरियड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट का। इस टाइम पीरियड की जब हम स्टडी करते हैं तो हम इसे दो तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोग जान रहे हैं, मतलब सोचिए हम सब उठ के चल देते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक, एक सेकंड में मैं लिख दूं ताकि वो माइक में भी आवाज है। अरे कुछ नहीं, यहाँ धार्मिक लिखा है या राजनीतिक लिखा है, राजनीतिक के नीचे महाजनपद लिख लो, धार्मिक के नीचे बौद्ध और जैन लिख लो, और कुछ नहीं कर रही हूँ। राजनीतिक इज योर पॉलिटिकल। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, सिंपल एक इंट्रोडक्टरी आपका टॉपिक का नाम लिखा है मैंने कि अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए कुछ टाइम के लिए समझ लीजिए कि हम लोग उत्तर वैदिक काल के एंड में हैं और 6th बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, 6ठी सदी ईसा पूर्व, उस टाइम के बीच में कहीं ना कहीं झूल रहे हैं। सोच लीजिए। ठीक है, हमने ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल तक चीजें देख ली, अब ये समय आया है। तो इस समय अगर हम लोग समाज और राजनीति इन दो एस्पेक्ट्स को देखें, इन दो चीजों को देखें, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? पहली बात तो ये कि सोसाइटी सिस्टम, जो सामाजिक व्यवस्था, वो वर्ण व्यवस्था की वजह से उसमें तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि वर्ण जन्म आधारित हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा लेटर वैदिक फेज में जो हमने देखा था, दैट ट्राइबल अथॉरिटी हैव टर्न इनटू टेरिटरी नाउ, यानी कि जनजातीय सत्ता प्रादेशिक सत्ता हो गई है।
उसकी वजह से क्षत्रिय मजबूत हो गए हैं, क्षत्रिय मजबूत हो गए हैं और ब्राह्मण ऑलरेडी मजबूत हैं। बर्थ बेस वर्ण व्यवस्था हो गई है, तो समाज में अब तनाव बढ़ रहा है, विरोध हो रहा है। किनका? ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी का। सबसे ज्यादा विरोध या प्रोटेस्ट सक्सेसफुली कौन कर सकता है? क्षत्रिय, बिकॉज दे हैव पावर इन देयर हैंड, उनके हाथों में सत्ता है, सबसे ज्यादा वो इसका विरोध कर सकते हैं। तो क्षत्रिय जो है वो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था जो ब्राह्मणों की ने जो है ये मतलब समाज में शुरू करी है ग्रंथों के माध्यम से या समाज के ताने बाने के माध्यम से, तो इसके खिलाफ क्षत्रिय जो है उन्होंने एक लड़ाई छेड़ दी है। एक चीज। दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं? दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि इस टाइम पे उत्तर वैदिक काल में जो खेती करने का चीज शुरू हो गया था, प्रीडोमिनेंट हो गया था, शुरू नहीं प्रीडोमिनेंट हो गया था, खेती उनका मुख्य व्यवसाय हो गया था। अब उत्तर पूर्वी भारत में खेती और बढ़ रही है। ठीक, देखिए जब फर्स्ट डे मैंने आप लोगों को ऋग्वैदिक काल शुरू किया था, मैंने बताया था कि सप्त सिंधु वाले क्षेत्र में जब वो थे, यानी कि कुरु एक कबीला वहां तक थे, तब तक ये ऋग्वेद है। जब कुरु पांचाल मिल जाते हैं, धीरे धीरे इस तरीके से वो लोग गंगा यमुना के दोआब में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, मध्य गंगा यमुना के दोआब तक पहुंचते हैं, पंचाल तक पहुंचते हैं, तो आपका लेटर वैदिक फेज है। और जब चलते चलते उत्तर पूर्व भारत यानी कौशाल और विदय उस क्षेत्र में पहुंचते हैं, बिहार के क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो आपका क्या है? महाजनपद काल। ठीक, जो टेरिटोरियल किंगडम्स उत्तर वैदिक काल में बनना शुरू हुई थी, जो टेरिटरी की संकल्पना, जो प्रदेश की क्षेत्र की संकल्पना उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई थी, वो इस काल में फलती फूलती नजर आ रही है। ओके, इट हैव स्टार्टेड बेयरिंग फ्रूट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज वी आर सीइंग सिटीज ऑल्सो। हम लोग शहरों को भी देख रहे हैं। क्लियर? तो वो इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर पे बेस थी, वो एग्रीकल्चर का अब एक्सपेंशन हो रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। ठीक है, एंड एग्रीकल्चर वॉज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ आयरन प्लग शेल, यानी कि खेती जो है वो लोहे की फाल वाले हल पे डिपेंड करती है, उस पर निर्भर करती है। और हल के लिए क्या चाहिए? कैटल्स, बैल चाहिए। लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रही है? हम नॉर्थ ईस्टर्न बिहार, विदय और कौशल वाले एरिया में रह रहे हैं। हम प्रॉब्लम ये है कि कैटल स्लॉटरिंग बहुत ज्यादा होती है, कैटल स्लॉटरिंग बहुत ज्यादा होती है। तो एग्रीकल्चर के लिए जितनी कैटल्स चाहिए, जितने मवेशी चाहिए, जितने बैल चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरी चीज, जो नॉन आर्यंस हैं, वो नॉन वेजिटेरियन हैं। ठीक है, वो लोग हंटिंग करते हैं, वो लोग मीट जो है ना नॉन वेजिटेरियन है वो खाते हैं। इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो कैटल है वो नहीं मिल पा रही है। देखिए, जब मोड ऑफ एग्रीकल्चर एक ही होगा तो एग्रीकल्चर की पूरी डिपेंडेंसी तो उस पर आ जाएगी ना। ये वो वाला टाइम पीरियड है जहां हल और बैल वो ही है एक सोर्स, और सोर्सेस नहीं है एग्रीकल्चर करने की। तो एक चीज अब ये हो रही है इकोनॉमी के अंदर। तो हमने दो चीजें देखी। एक चीज तो हमने देखा कि क्षत्रिय जो हैं वो थोड़े अगेंस्ट हो गए हैं। अगेंस्ट इन द सेंस कि उनको नहीं पसंद आ रहा है। मतलब ऐसा होता था कि जब वैसे ब्राह्मण क्षत्रिय ये आपस में लड़ते रहते थे, कॉन्फ्लिक्ट रहता था। हाँ, जब इन्हें किसी मतलब तीसरे वर्ण के साथ, अपने से नीचे के वर्ण से साथ इन्हें डील करना है तो ये हाथ मिला लेते थे। ठीक है, तो समवेयर हम लोगों ने क्या देखा? देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सोसाइटी, समाज में तनाव है, और क्षत्रिय जो है वो अपनी प्रतिक्रिया, अपनी रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग लिख क्यों नहीं रहे?
नहीं, आप लोग ऐसा करना, जैनिज्म और बुद्धिज्म जो चैप्टर है उसका सिर्फ फर्स्ट जो पार्ट है, ठीक है, कॉजेज ऑफ स्प्रेड, यानी इसके विस्तार के कारण, उसको रीड कर लेना, ठीक है। ऑलमोस्ट पॉइंट मैंने वहीं से उठाए हैं जानबूझ के, क्योंकि अदरवाइज बहुत मटेरियल है जो ऐड ऑन है इसमें, कुछ तो रहे जो वहां से कर सको आप, तो वो लोग आप पढ़ लेना, ठीक है, बात बराबर है। तो अब आगे सुनते हैं। दो चीजें हमने देखी, एक चीज हमने देखी कि आपके क्षत्रियों वाली चीज देखी, दूसरी चीज हम लोगों ने देखी कि कृषि पे क्या प्रभाव पड़ रहा है चीजों का, वो देख लिया। अब तीसरी चीज क्या, नए शहर, ठीक है, जो ये काल है ना, जो ये टाइम पीरियड है 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट का, महाजनपद का, इसे सेकेंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण का वक्त भी बोला जाता है, महाजनपद काल को, ठीक है, नगरीकरण, सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो कई शहर जो हैं अब वो बस गए हैं, ठीक है, कई शहर जो है इस टाइम पे बस गए हैं। स्पेसिफिकली अगर आपके शहरों के नाम मैं बताऊं जो इस टाइम पे हमको देखने को मिल रहे हैं, तो वो है कौशाम्बी, लिख लीजिए, कौशाम्बी, कुशीनगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, बनारस। अच्छा, आप लोग ना क्लास में बुक मत यूज करा कीजिए, एक्चुअली है क्या, उससे ना कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। मैं टॉपिक बाय टॉपिक बुक से नहीं चलती हूँ, उसका क्रक्स निकाल के चीजें बना के कुछ अलग एड ऑन सब्ट्रैक्शन करके चीजें कराती, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। घर पे जाके पढ़ो उसको आराम से, जो आपको लग रहा है कि उसमें एडिशन है अपने पास उनके बुक में या कहीं पर भी साइड में नोट कर लो। अच्छा, ये काम नहीं करना है कि बुक से पढ़ के आप अलग नोट्स बना रहे हो, ये चीज मत करना कोई भी। अगर आपको याद नहीं हो रहा है सिंपल वो देखने में, तो बुक के पीछे क्वेश्चंस दिए हैं उनको करो, लेकिन अलग से नोट्स मत बनाओ, क्योंकि देखो वो उसका फायदा नहीं है, फिर आप लोगों का यहाँ टाइम दिएगा। आप एक बात बताओ, जो बुक में नहीं है, एड ऑन है, वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, हर टॉपिक को ऑलरेडी नोट्स के फॉर्म में बाइफरकेट करके अच्छे से समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। उसके बाद आप बुक पढ़ रहे हो, फिर आप बुक से अपने नोट्स बनाते हो। तो जब आप देखने चलोगे, मान लीजिए अब से 2 महीने 3 महीने बाद, तो आप किसको देखोगे? आप बुक देखोगे, अपने नोट्स देखोगे, या आप क्लास नोट्स देखोगे? समझे जो मैं आपको बात बताना चाह रही हूँ? डबलिंग नहीं करनी है चीजों की, ठीक है। इतने कोई और सब्जेक्ट उठा लो, लिखना नहीं। हाँ, कुछ करना है आपको लग रहा है कि भाई याद ही नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन आंसर करो, ठीक है। अभी मुझे कल कुछ लड़कियां मिली थी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है उनका फेस, आजकल तो पता नहीं चलता ना थोड़ा, ठीक है, तो वो करिएगा। चलिए नेक्स्ट, पूर्वोत्तर में नए शहरों का बसाव, यानी कि नई सिटीज आ गई हैं। वी आर सीइंग न्यू सिटीज इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, और इनके नाम थे कुशीनगर, कौशाम्बी, बनारस, वैशाली, चिरांत, राजगीर। देखो राजगीर अच्छा, आप खड़े हो जाओ, आप, हाँ तुम नहीं, आपके पीछे तुम्हारे साथ वाली, अरे नहीं, अरे तुम, गर्ल विद ओपन हेयर, प्लीज सिट डाउन। यस, नाम क्या है? तेजस्वी, यशस्वी, सॉरी, नॉर्मल इंटरेक्शन है भाई, ऐसे मत देखो, जस्ट कि मैं ये पूछना चाह रही हूँ, और मैं आप सब लोगों से भी पूछूंगी। आप बताइए, आपको क्या लगता है शहरीकरण या अर्बनाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज अर्बनाइजेशन?
नहीं, ठीक है, सिट डाउन। ओके, और कोई? अर्बनाइजेशन क्या होता है? एनीवन वुड लाइक टू अटेम्प्ट? हाँ बताओ। ओके, एनीवन एल्स? ओके, मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। ओके, यू बताइए। एजुकेशन तो विलेज में भी होती है। ओके, चल, आप सभी लोगों की बात का एक ही क्रक्स है। क्रक्स ये है कि जो अर्थव्यवस्था है, ठीक, वो एग्रीकल्चर से, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट होती है। ठीक है, आप लोगों से ये पॉइंट पूछने का मेरा जो मेन मोटिव था वो ये था कि मैं इस वाले चीज को आपको एक्सप्लेन करके बताऊं। देखो, जब शहरों के बसने की स्थितियां बनती हैं या जिन्हें हम शहर कहते हैं, जनरली शहर वो होते हैं जहां पर मैक्सिमम लोग जो हैं वो विनिर्माण की, मैन्युफैक्चरिंग की या सेकेंडरी एक्टिविटीज में लगे होते हैं, और आज के कंटेक्स्ट में सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और उस टाइम पे भी सर्विसेज तो थी ना, टर्शियरी इज योर सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, सेवाएं तो उस वक्त भी कुछ अलग तरीके की होती होंगी। ठीक है, तो जब मैंने बोला कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में अब हमें नए शहर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि खेती के साथ साथ ट्रेड एंड कॉमर्स, ओके, ट्रेड और कॉमर्स भी अब शुरू हो गया है। ठीक है, खेती के साथ साथ ट्रेड और कॉमर्स along with agriculture, trade and commerce, some kind of trade के traces even we have in later Vedic, but now trade and commerce have been started. और बॉयज के तो अलग हो रहे हैं ना जी, बॉयज का नहीं, गर्ल्स का है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रख दीजिए। बॉयज का रिसीविंग कुछ इस तरीके कुछ हो गया। ओके, तो किसी प्रकार का व्यापार और वाणिज्य शुरू हो गया है, प्लस शहर है तो वहां पे शिल्पकार रहेंगे, आर्टिजन हैव स्टार्टेड लिविंग इन द अर्बन एरियाज नाउ। शहर में शिल्पकार रहेंगे ना भाई, अब वस्तु में कुछ विनिर्माण करना है तो उसके लिए वस्तु को बनाने के लिए धातुकार होने चाहिए, शिल्पकार होने चाहिए, तो ये हो गए हैं। तीसरा, यूज ऑफ कॉइन, ठीक है, सिक्कों का प्रयोग। और कैसे सिक्के? पंच मार्क कॉइन्स, आहत सिक्के। ठीक है, आहत सिक्कों का प्रयोग चालू हो गया है। सिक्कों के प्रयोग से क्या हुआ है कि जो वैश्य हैं, जो कि जनरली खेती करते थे या व्यापार करते थे, अब उनकी हालत में सुधार हो गया है। ठीक है, अब उनकी हालत में सुधार हो गया है, उनकी जो इकोनॉमिक पोजीशन है उसमें इंप्रूवमेंट हो गई है। अब पहले वो लोग जो सिर्फ खेती और आसपास की जगहों पे छोटा मोटा व्यापार करते थे, यूज ऑफ करेंसी या फिर सिक्कों के प्रयोग से अब वो लोग बड़े पैमाने पे, थोड़े बड़े तौर पर धीरे धीरे व्यापार या वाणिज्य, ट्रेड या कॉमर्स को बढ़ा पा रहे हैं। ठीक, तो यानी कि उनकी जो मेटेरियलिस्टिक पोजीशन है, जो उनकी इकोनॉमिक पोजीशन है, जो आर्थिक उनकी स्थिति है, जो पोजीशन है, उसमें इंप्रूवमेंट हो गई है। लेकिन वर्ण व्यवस्था में उनका थर्ड रैंक है, तीसरा रैंक है। तो अब नेचुरली वो ऐसे किसी संप्रदाय या किसी धर्म की तरफ देख रहे हैं या चाहते हैं जहां उनकी सोशल एस्टीम ज्यादा हो। दूसरा कारण ये है कि अब क्योंकि वैश्य के हाथ में थोड़ा पैसा आ गया है, व्यापार कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में लगा हुआ है, ठीक है, मतलब व्यापार विनिर्माण के कार्यों में लगा हुआ है, तो अब उसके हाथ में पैसा आ गया है तो वो एक नया काम शुरू कर देता है। ठीक है, ब्याज पे पैसे देना, लेंडिंग मनी ऑन इंटरेस्ट, और
जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है, जो ब्राह्मण धर्म की संकल्पना है, उसमें सूद पे पैसे देने को निंदनीय माना गया है। ठीक। और महाजन जो लोग महाजनी करते हैं, सूद पे पैसा देते हैं, उनको महाजन बोलते हैं। महाजन ये काम कर रहे हैं। महाजन कौन है? आपके वैश्य। ठीक। तो वैश्य जो है वो भी एक बदलाव चाहते हैं, और ये बदलाव कैसे हुआ? उन्होंने भी बुद्धिज्म को, जैनिज्म को बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया। ठीक। इसके अलावा जो एक कारण है, देखिए, इंसान जो है ना, जब भी सिटीज आएंगी, मटेरियल लाइफ में एडवांसमेंट होंगी, चीजें थोड़ी फास्ट होंगी, वो कहते हैं ना फास्ट पेस मॉडल लाइफ काइंड ऑफ। ठीक है। जब भी लाइफ में ना पेस आएगा तो चीजों में कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। ठीक। अब इस टाइम पे प्राइवेट प्रॉपर्टी आ चुकी है। ठीक है। निजी प्रॉपर्टी जो है, लोग प्रॉपर्टीज बन चुकी हैं, इनइक्वालिटी आ गई है, जिसकी वजह से समाज के अंदर सोशल इनइक्वालिटीज तो लेटर जो आपका वैदिक पीरियड है उससे चल रही थी। यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आ गई हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी या निजी जो है आपकी प्रॉपर्टी या व्यवस्था, निजी संपत्ति का संचयन वो प्रारंभ हो गया है। ठीक है। यानी निजी प्रॉपर्टी लोगों के पास अब होने लग गई है। मटेरियल लाइफ में एडवांसमेंट हो रही है। ठीक है। लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो उनकी जिंदगी में जो भौतिक जिंदगी है, वो बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। शहर आ गए हैं, सेकेंड अर्बनाइजेशन का टाइम चल रहा है। तो ये मटेरियल एडवांसमेंट, ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। ट्रू। जब भी लाइफ में बहुत ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी होती है तो लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं। आसपास इतनी इनइक्वालिटीज फैल जाती है, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, तो थोड़ी इनइक्वालिटीज आ जाती है, तो इससे कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। तो व्हाट दे वांट कि इन सब से दूर रहो, वो कहते हैं ना, गुफाओं में रहो और कंदमूल खाओ। ठीक है ना। इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स किसने बनाए, पढ़ाई किसने बनाई? बड़े आदि मानव होते, गुफाओं में रहते और कंदमूल खाते। ठीक है। सो एक्चुअली इसका मतलब ये है कि इंसान की ना एक टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है हमेशा पीछे की तरफ जाने की, जब भी चीजें बहुत फास्ट आगे बढ़ रही हैं। तो इस काल में भी जो लोग हैं वो इतनी मटेरियल एडवांसमेंट को देख के ना थोड़े घबरा गए थे, इन द सेंस कि वो लोग ऐसे हो गया था कि मतलब क्या हो रहा है, काश हम लोग ऋग्वैदिक काल में वापस चल जाते, हम कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, कोई शहर नहीं, हम बढ़िया जनजातीय कबीलों में रहते। इसका मतलब है लोग कहीं ना कहीं प्रिमिटिव लाइफ, जो आरंभिक उनकी जिंदगी थी, उसकी तरफ वापस से आकर्षित होना शुरू हो गए थे। यही कारण था जैनिज्म और बुद्धिज्म में, जो आप ये देख रहे हैं ना चीजें, एक सन्यासी है संघ में रहने वाली, और ये मतलब कि एक फास्ट पेस लाइफ, मटेरियल, निजी प्रॉपर्टी का संचयन नहीं करना है, कुछ नहीं रखना है अपने पास, ये उसी की परिसंकल्पना है। जो उनके डॉक्ट्राइन्स हैं वो बड़े ही प्रैक्टिकल डॉक्ट्राइन्स थे, लोगों की चाहिए थी ऐसी चीजें समाज में। ठीक है। तो ये हो गए आपके रीजंस। अब करते हैं जैन धर्म। ठीक है। कितना टाइम बचा? हाँ ठीक है, करते हैं। मैं ना आप लोगों को अभी अगले 20 मिनट सिर्फ कुछ लिखवा रही हूँ। डोंट वरी, मैं समझा भी दूंगी। पहले आप लोग ये चीजें अपने पास लिख के रखो, पूरी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि फिर बीच में फ्लो टूट जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कल करवा देती हूँ। ठीक है। लिख लो अभी जो मैं लिखवा रही हूँ। ठीक है। कुछ अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी इनको, मैं कल कर दूंगी, पर अभी एक बार लिख के रख लो अपने पास। जैन धर्म में पहले हाइफन डाल के लिख लो 24 तीर्थंकर, इंग्लिश हिंदी दोनों में 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर। पहले हैं फर्स्ट ऋषभदेव,
गाइस प्लीज क्लास में फोन साइलेंट रखा करो, ठीक है। ऋषभ देव, और इनका बर्थ प्लेस लिख लीजिए इनके सामने, अयोध्या। अयोध्या, ऋषभ देव का बर्थ प्लेस अयोध्या। ये पहले तीर्थंकर है, ठीक है। अब 23वें तीर्थंकर का नाम लिख लीजिए, पार्श्वनाथ। इनका बर्थ प्लेस वाराणसी है। 24वें तीर्थंकर हैं महावीर, वर्धमान महावीर, और इनका बर्थ प्लेस वैशाली है। अब लिख लीजिए जैन धर्म के सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म। हाँ, महावीर 24वें, वर्तमान महावीर, वैशाली। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। चलिए, जैन धर्म के सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म, शुरू करें। पहला लिखिए अनेकांतवाद, इंग्लिश हिंदी सेम रहेगा। अनेकांतवाद, ये इनकी फिलॉसफीज के नाम हैं, सेम रहेंगे दोनों में। अनेकांतवाद। इसके आगे लिखिए सत्य को अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है। मतलब एक दो लाइन में इनका क्रक्स क्या है वो लिख रहे हैं सिर्फ। सत्य को अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है। ट्रुथ कैन बी परसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। और कोई भी नजरिया अपने आप में पूर्ण नहीं है। नो सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू इज कंप्लीटेड, इज नॉट कंप्लीट, या फिर इज नॉट होल। अपने आप में संपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट है शायदवाद। शायदवाद, शायदवाद, शायदवाद। आप लोग के जो भी क्लासमेट्स हैं कल प्लीज उन्हें कहिएगा, जस्ट इन्फॉर्म देम टू अटेंड द क्लास, ओके, इफ दे आर एब्सेंट टुडे। शायदवाद में लिखिए ऑल जजमेंट और नॉलेज, ऑल जजमेंट और नॉलेज इज कंडीशनल। हर ज्ञान कंडीशनल क्या बोलिए, टेम्पररी, अस्थाई है, अस्थाई है, कंडीशनल है, अस्थाई है, टेम्पररी है चीजें, कंडीशनल है, ठीक है। हाँ, नहीं, यहाँ इसका मतलब शर्त नहीं है। यहाँ शायदवाद का मतलब है कि देखो शायदवाद में क्या बोला गया ना, ऑल नॉलेज और ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल। यानी कि जो भी हमारा ज्ञान है ना, जो भी हमारे पास, जो भी हम जजमेंट लेते हैं चीजों को लेके, कुछ भी परमानेंट नहीं है, वो उनपे कंडीशंस लगी हुई हैं और इसलिए वो टेम्पररी है। हर चीज अस्थाई है। चीजें, हमारे जजमेंट और हमारी नॉलेज लगातार चेंज होती रहती है, ठीक है। कुछ भी जो है वो एकदम ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट है। देखो मोटा मोटी इन सब का मतलब एक ही है, और मतलब ये है कि कुछ भी जो है वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग इज नॉट कंप्लीटेड, कुछ भी पूर्ण नहीं है, होल नहीं है। और जो पूर्ण है, जिसे पूर्णता का ज्ञान हो जाता है, जिसे होलनेस, कंप्लीटनेस का ज्ञान हो जाता है, वो जिन होता है। जिन, या जिसने केवल्य प्राप्त कर लिया हो, यानी कि तीर्थंकर। मोटा मोटी इनकी ये फिलॉसफी है। इनको अलग अलग इन्होंने नाम ले दिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इनके नाम है, जो इनके डॉक्ट्राइन, सिद्धांत के नाम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं सिद्धांत, वो मैं आपको कर दूंगी। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, ये मतलब एज सच पूरे हमें नहीं इसके अंदर एंटर होना है। नेक्स्ट है नयावाद। थर्ड है नयावाद। नयावाद, इसके लिखिए आप डिस्क्राइबिंग रियलिटीज
describing reality from different point of view वास्तविकता को अलग अलग दृष्टिकोण वास्तविकता का अलग अलग दृष्टिकोण से वर्णन करना describing reality from different point of view which can be partially true और हर वास्तविकता का अलग अलग दृष्टिकोण से वर्णन करना और हर दृष्टिकोण अर्ध सत्य हो सकता है अर्ध सत्य यानी पार्शली ट्रू हो सकता है फोर्थ है त्रिरत्न त्रिरत्न जैन धर्म में त्रिरत्न किसे कहा गया है त्रिरत्न में है आपका सम्यक ज्ञान इंग्लिश हिंदी सेम सम्यक ज्ञान मीन्स राइट नॉलेज ठीक है सही ज्ञान होना चाहिए इनको हमें एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है हमें सिर्फ ये याद रखने हैं सम्यक ध्यान राइट मेडिटेशन सम्यक ज्ञान सम्यक ध्यान राइट मेडिटेशन सम्यक ज्ञान सम्यक ध्यान सम्यक आचरण राइट एक्शन जो आपका सम्यक ध्यान है इंग्लिश में सम्यक ध्यान ही आप लिखिएगा बट देन राइट मेडिटेशन और राइट फेथ दोनों में से कोई भी वर्ड इसमें लगेगा राइट मेडिटेशन और फेथ भी आप लोग लिखिए हिंदी में सेम रहेगा ठीक है सम्यक ज्ञान सम्यक ध्यान सम्यक आचरण ठीक है वैसे जनरली जब हम फिलॉसफीज को एग्जाम में लिखते हैं ना तो हमें इन्हीं वर्ड्स का यूज करना चाहिए सम्यक ही लिखना चाहिए ठीक है बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इनको आप साइड में लिख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए जब आप इसको बुक में पढ़ेंगे तो हो सकता है उसके लिए सम्यक वाले वर्ड्स यूज ना हो ठीक है बट आप पेपर में लिखे हैं ना तो फॉर इंग्लिश दिस इज फॉर इंग्लिश मीडियम आप लोग स्पेशली फिलॉसफीज में ना एज इट इज वर्ड को लिखिए वो ज्यादा अच्छा लगता है जैसे शायदवाद है शायदवाद इन्होंने दिया है इसको इंग्लिश में डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं प्रोबेबिलिज्म बोलते हैं बट वो अजीब हो जाता है ठीक है वही वर्ड लिखिए जो है उसमें वो कहते हैं बेटर रहता है थोड़ा सा कंपैरेटिवली प्रॉब्लम कुछ नहीं है ये वो लिखने में भी पर बेटर रहता है इसके आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट मतलब फोर्थ नंबर चल रहा है ना ये त्रिरत्न फिफ्थ त्रिरत्न इज फोर्थ नो पांचवा पॉइंट है पंचव्रत पंच महाव्रत 5 वोस या पंच महाव्रत अहिंसा इसके आगे हाइफन डाल के हिंसा ना करना या फिर डू नॉट कमिट अ वायलेंस अहिंसा के आगे हाइफन डाल के एक्सप्लेनेशन करें हिंसा ना करना या डू नॉट कमिट अ वायलेंस अमृषा झूठ ना बोलना इसके आगे लिखिए झूठ ना बोलना डू नॉट स्पीक अ लाई अमृषा झूठ ना बोलना डू नॉट स्पीक अ लाई आचौर्य इंग्लिश हिंदी सेम रहेंगी चीजें आचौर्य हाइफन डाल के चोरी ना करना डू नॉट स्टील नेक्स्ट लिखिए अपरिग्रह संपत्ति अर्जित ना करना
डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। फिफ्थ है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इंद्रिय निग्रह करना, प्रैक्टिस कंटिनेंस, कंटिनेंस, कॉन्टिनेंस, कंटिनेंस, व्हाटएवर, ठीक है। इंद्रिय निग्रह करना यानी अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना, ओके, कामुकता पे, काम वासना पे कंट्रोल रखना, बेसिकली ब्रह्मचर्य। इंद्रिय निग्रह करना, प्रैक्टिस कॉन्टिनेंस, ओके। अब इनके नीचे ना आप लोग अपने हिसाब से स्पेस छोड़ लीजिएगा, ताकि जब मैं आपको इनको कुछ एक्सप्लेन करूँ या इधर उधर के पॉइंट बताऊं तो आपके पास लिखने की जगह हो। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि जो लिखवाना था कुछ कुछ मैंने लिखवा दिया है। कई बार ऐसा होता है समझाने के क्रम में और एक आधी चीजें निकल जाती हैं, ठीक है। अगला लिखिए, गाइस बातें नहीं, schools of Jainism। schools of Jainism, गाइस ये प्लीज हिंदी वाले ऐसे ही लिख लीजिए, schools of Jainism। मुझे इसका भी एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा है। schools of Jainism, विद्यालय मत बोल देना कोई भी यहाँ पे ना, नहीं, नॉट इवन शिक्षाएं। स्कूल्स का मतलब है इनके क्या क्या सेक्ट्स, इनके संघ थे, दिगंबर थे, श्वेतांबर थे, दे आर स्कूल्स। स्कूल बेसिकली जैन धर्म की विचारधाराएं तो फिर भी कह सकते हो आप, जैन धर्म की विचारधाराएं फिर भी एक सही शब्द है, लेकिन विद्यालय नहीं है, ठीक है, विद्यालय तो होगा भी नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि कंटेंट जो है अब मेरे लेवल पे, जो क्योंकि मेरे पास मैंने इंग्लिश मीडियम से प्रिपेयर की थी चीजें, और अभी भी मतलब मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है ना, तो जो भी कभी एक्स्ट्रा करना होता है तो मैं ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स में फंस जाती हूँ, वो उसमें पढ़ा नहीं है ना उसको। अब नॉर्मली क्या है कि जब आपको लेक्चर के पर्सपेक्टिव से चीजें देनी है तो फिर भी क्या है कि हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक्स्ट्रा कुछ बताना होता है तो मैं फंस जाती हूँ, ठीक है। स्कूल ऑफ जैनिज्म या जैन धर्म की विचारधाराएं, या फिर अभी मैं नहीं बोलूंगी विचारधारा, या स्कूल ऑफ जैनिज्म लिखो, ठीक है। आई विल क्रॉस चेक, आई लेट यू नो, मैं बता दूंगी, ठीक है। इसमें फिलहाल आप लिखिए ऐसे ना, एक वो बना लीजिए फ्लो चार्ट ना, स्कूल ऑफ जैनिज्म लिख के एक साइड लिखिए दिगंबर और एक साइड लिखिए श्वेतांबर, समझ रहे हो ना, ऐसे एरो डाल के एक साइड दिगंबर एक साइड श्वेतांबर। उसके नीचे मैं कुछ नाम लिखवा रही हूँ, उनके नाम लिख लीजिए। मुझे वर्ड याद आ गया, जैन संघ, दिगंबर और श्वेतांबर। अब इसके नीचे दिगंबर के उप संघों का नाम, दिगंबर सब सेक्ट्स का नाम दिगंबर के नीचे एरो डाल के लिखिए, सब सेक्ट्स ऑफ दिगंबर, दिगंबर के उप संघ, और जो आपने श्वेतांबर लिखा उसके नीचे एरो डाल के सब सेक्ट्स ऑफ श्वेतांबर या श्वेतांबर के उप संघ, ठीक है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग दिगंबर और श्वेतांबर की ही करेंगे, बट वो एक्सप्लेन करनी है वो बाद में करेंगे, अभी टाइम कम बचा, अभी लिख के लीजिए इसको, ठीक है। दिगंबर के नीचे लिखिए बीसा पंथ, बीसा पंथ, इंग्लिश हिंदी सेम रहेंगी ये चीजें, बीसा पंथ, तेरा पंथ, तेरा पंथ, बीसा पंथ, तेरा पंथ, तराना पंथ, तराना पंथ, और गुमान पंथ, गुमान पंथ, ठीक है, हो गए। श्वेतांबर के नीचे लिखिए आप मूर्ति पूजक, ये भी एक मूर्ति पूजक पंथ है, ठीक है, मूर्ति पूजक।
स्थानकवासी, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, और यहां भी एक है तेरापंथी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, वो दिगंबर तेरापंथी है, ये श्वेतांबर तेरापंथी है। एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगी। तेरापंथी अब इसके आसपास छोड़ दो, लगभग एक पेज तो छोड़ दो, नहीं एक क्या, दो पन्ने, 3 पन्ने छोड़ो, क्योंकि इनकी एक्सप्लेनेशन हमें करनी है, ठीक है? सबकी नहीं तो कुछ की तो करनी है। अब आ जाओ बुद्धिज्म पे। अरे 5 मिनट हैं अभी, कर लेते हैं ना लिखने का। कितनी मिनट है? बुद्धिज्म की हेडिंग तो डाल ही लो। चलिए ठीक है, कल करते हैं। अच्छा एक बात बताइए और ऑनेस्टली बताइएगा, ये जो मैंने आज आपको श्वेतांबर दिगंबर की चीजें दी है, ये आप लोगों ने पहले करी है? यूपीएससी आजकल इनसे सवाल पूछ रही है, ठीक है? इसीलिए अपने